चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट सी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सो रिमेनिंग पार्ट ए पार्ट बी आपने पहले ही देख लिए होंगे। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को भी हमने ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ा है ताकि एक एक जो टॉपिक है, एक एक पोर्शन है चैप्टर का, वो कवर हो सके। आज चैप्टर 3 का पार्ट सी है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बेसिकली दो टॉपिक्स में आज का वीडियो डिवाइड है। पहले हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और उसके जस्ट बाद हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। राइट, तो दोनों हमारे चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में या आपके जो भी आप रिफ्रेशर वगैरह फॉलो कर रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए 1991 क्यों है? देखिए क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी इंडियन इकोनॉमी में। 1990 तक कुछ भी इकोनॉमी में ठीक नहीं चल रहा था। रिसेशन वाली, डिप्रेशन वाली सिचुएशंस आ गई थी। प्राइसेस बहुत हाई थे। जो पर कैपिटा इनकम थी बहुत ही ज़्यादा लो थी। गवर्नमेंट भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी। 5 ईयर प्लान्स जो बन रहे थे वो भी इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे थे। तो मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये पॉलिसी निकाली गई थी 1991 की। इसके मेजर जो अचीवमेंट थे, जो मेजर पॉइंट्स थे, वो डिस्कस करे गए हैं आपके सिलेबस में और आपकी बुक्स वगैरह में। देखिए, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेसिकली अगर हम सम अप करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को तो 3 चीजें, फीचर्स निकल के सामने आते हैं। पहला है लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। राइट, अब तीनों को डीप जाके हम समझने वाले हैं। देखिए, पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, liberalization refer to the end of license quota and many more restrictions and control which are put on industries before 1991। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि 1991 से पहले जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, लाइसेंस लेना पड़ता था आपको कोई भी इंडस्ट्री या छोटा बिजनेस खोलने के लिए, कोटा सिस्टम था और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस से छुटकारा दे दिया गया इंडस्ट्रीज को या छोटे मोटे बिजनेसेस को। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइज्ड इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से लिबरलाइजेशन मिला? देखिए, पढ़ लेते हैं। अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री में अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। बस जितनी भी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंस जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत थी, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हो गए। राइट, तो इनके लिए सिर्फ लाइसेंस लेने की जरूरत थी, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आप बिना लाइसेंस के भी स्टार्ट कर सकते थे। राइट, सेकेंड है नो रिस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस को बढ़ाना या बिजनेस को बंद करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। आप कभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बंद करके या क्लोज करके जा सकते हैं। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफी हद तक छूट दी गई, फ्रीडम दी गई। इजी कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया फॉरेन कैपिटल इंडिया में आना। राइट, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई ताकि इजीली मूवमेंट हो पाए गुड्स का इंडिया में और इंडिया से बाहर। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक ओनर था, एक मालिक था, वो अपने हिसाब से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की अब प्राइसेस फिक्स कर सकता था अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एंड अंडर स्पेसिफिक लिबरलाइजेशन। राइट, चलिए, ये था हमारा लिबरलाइजेशन का। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एलिमेंट है वो है प्राइवेटाइजेशन। नाम से पता लग रहा है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराना, क्योंकि 1991 से पहले तक सब कुछ पब्लिक सेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो प्राइवेटाइजेशन स्पेसिफिक एम्फेसिस देता है, फोकस करता है, इंपॉर्टेंस देता है प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाने में। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वही चीज है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देना, पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा सा कम कर देना। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स लिए। चलिए, फर्स्ट पहला है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का एक डिसीजन लिया जहां पर जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या बिजनेसेस अच्छा नहीं कर पा रहे थे उनको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर या बेच देने का निर्णय उन्होंने लिया।
सेकेंड है सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, एक उन्होंने बोर्ड स्टार्ट करा जिसका मेन काम क्या था, जो सिक यूनिट्स थी, सिक यूनिट्स मतलब क्या होता है, ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी 3 या 5 साल तक या उससे भी ज़्यादा, और वो सारा जो बर्डन है गवर्नमेंट अपने ऊपर लेना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, तो एक यूनिट बनाई गई BIFR जिसके थ्रू जितने भी सिक यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करा गया, राइट, उनको नए तरीके से बिजनेस करना सिखाया गया, और इनकेस अगर वो ठीक नहीं हो पाती है तो उनको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया, राइट। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव 6 यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है ग्लोबलाइज्ड होना मतलब पहले इंडिया बहुत अपना रिस्ट्रिक्टेड था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के सेंस में, कोई भी नई फर्म इंडिया में नहीं आती थी, इंडिया भी सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहा था। ग्लोबलाइजेशन हैज़ व्हाट वी से इज जो बाउंड्रीज थी इकोनॉमी में उनको बाउंड्रीज को हटाने का काम ग्लोबलाइजेशन ने करा, राइट। इंटीग्रेशन करा वेरियस इकोनॉमीज के साथ वर्ल्ड की, राइट। इट रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ने किन किन पॉलिसीज का इस्तेमाल करा। इंपोर्ट लिबरलाइज कर दिया गया, बाहर से चीज़ें लाई जाने लगी अब ग्लोबलाइजेशन के बाद। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था, फेरा जो नाम था पहले, उसको रिप्लेस करके एक नया एक रेगुलेशन एक्ट तैयार करा गया, फेमा जिसका नाम था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जितने भी टैरिफ वगैरह थे, ट्रांजेक्शन में जो भी टैक्स वगैरह लगते थे उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करा गया। एबोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का एबोल्यूशन करा गया। इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करा गया। ये सारे मेजर्स ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए थे, राइट। तो ये थे हमारे बेसिक 3 कंपोनेंट्स जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स, या आप उसको मेन पार्ट्स या कंपोनेंट भी आप बोल सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। इस टॉपिक को ये नाम से भी जाना जाता है, प्लस अफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की इनको इम्पैक्ट भी आप बोल सकते हैं। चलिए पहला जो इसका इम्पैक्ट है वो है इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखिए 1991 के बाद ये सब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने से कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब लोकली फर्म नहीं थी, लोकल के साथ साथ ग्लोबल फर्म भी थी जिनके साथ साथ हमें कॉम्पीट करना पड़ रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट करना पड़ रहा था, राइट। आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैज टू फेस ऑल अराउंड कॉम्पिटिशन, which means competition from the internal market as well as from the external market or from the MNCs. Yes or no? चलिए, more demanding customer as the globalization has begun to start, जो मार्केट में चॉइसेस थी लोगों की बढ़ गई थी, नए नए प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो गए थे, तो डिमांड जो थी कस्टमर्स की वो बढ़ गई थी, लोगों को न्यू स्कीम्स चाहिए थी, न्यू प्रोडक्ट चाहिए थे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए थे, तो कस्टमर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी, और जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था उससे फोकस होके कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आना चालू हो गया था, जहाँ पर कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट की तरह ट्रीट होने लग गया था। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंजेस आने लग गए थे, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आने लग गई थी, फॉरेन टेक्नोलॉजी मार्केट में आने लग गई थी, जिससे इंडियन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा था उनसे कॉम्पीट करने के लिए, राइट। और जो थी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि जो स्लो मशीनरी या ओल्ड मशीनरी से वो काम कर रहे थे, अब उनको रिप्लेस करके नई मशीन या एडवांस्ड मशीनरी भी ला सकते थे, राइट। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड, एंड टू स्टैंड द ग्लोबल कंपटीशन द कंपनी नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा था। नेसेसिटी फॉर चेंज, जी हाँ, चेंज होना अब एक नेसेसिटी बन गया था, जो कंपनीज खुद को मॉडिफाई अडेप्ट नहीं कर पाई थी बिजनेस एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वो कंपनी फेलियर हो जा रही थी या अच्छा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेजी से बदल रहा था, राइट। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब वो टाइम आ गया था 1991 के बाद जब ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग थे, वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फोकस जो था वो अब प्रोडक्शन में आ गया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गया था, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग में आ गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, उनको राइट ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी हो गया था, राइट। आगे है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट का जो तरीका था, नज़रिया था मार्केट को देखने का, वो चेंज हो रहा था।
या जो भी लोग बिजनेस या मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए थे उनको बिजनेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। यहाँ पर अगर बात करें, अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग द सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रही थी फर्म। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने। उसका नेगेटिव ये होता है कि बहुत कुछ वेस्टेज हो जाता है। मान के चलिए आपने 1000 यूनिट्स बना ली है और मार्केट में जब आप गए उनको सोल्ड आउट करने तो सिर्फ 200 यूनिट बची, आपकी 800 यूनिट वेस्टेज चले गई। लेकिन 1991 के बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा जाने लग गया, जहां पर पहले मार्केटिंग रिसर्च होती थी, पता करा जाता था कितनी रिक्वायरमेंट है और फिर आके प्रोडक्ट बनाया जाता था, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वगैरह बहुत ही कम हो चुके थे। राइट, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उनका जो बजट था काफ़ी हद तक कम कर दिया था गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट ने ही जो बजट एलोकेशन था प्राइवेट सेक्टर को भी देना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक पब्लिक सेक्टर को एक काइंड ऑफ अ वार्निंग मिली थी कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, आपके यूनिट्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ रहा था, क्योंकि उनमें भी रेगुलेशन इंपोज हो गई थी। अब उनको इतना अच्छा खासा बजट नहीं मिल पा रहा था जितना पहले मिलता था अपनी एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड करने के लिए। राइट, नेक्स्ट है 8th पॉइंट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब नेसेसिटी हो गई थी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना, रेवेन्यू इंक्रीज करना, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कमाना। इसलिए गवर्नमेंट प्लस जो इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस करा करती थी ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो इंक्रीज हो पाए। राइट, तो ये थे इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए जिनसे मैं आपको रेगुलर पढ़ाता हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द आप बच्चों के लिए फुल कोर्स के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। राइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो वेरी मच।